हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम कल पढ़े थे मौर्य वंश, उसमें थोड़ा शासन प्रशासन के बारे में जान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण अधिकारी वगैरह पूछे जाते हैं। देखिए, जब 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ तो इसमें अशोक ने भोरी घोष की नीति छोड़कर धम्म की नीति अपनाई। धम्म की नीति अपनाने का मतलब शांति का नीति। अब आज से युद्ध लड़ना बंद, भाईचारे का काम। जैसे ये पता चला, चूँकि अशोक का बहुत बड़ा साम्राज्य था, काबुल से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर बिहार गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, पूरा असम असम तक। जैसे जान पाए सभी लोग कि आप तो युद्ध लड़ेगा ही नहीं अशोक, तो फिर इधर क्या हुआ, विद्रोह चालू हो गया। और जैसे विद्रोह चालू हुआ तैसे अशोक ने कॉल किया और कहा, हेलो चाचा जी, अरे ये हाथ जो हैं अभी हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। मतलब जैसे इतना कहा सब समझ गए, क्योंकि देख चुके थे कि कलिंग में कितनी तबाही कर चुका है अशोक। तो ये जैसे इतना समझ में आया, सभी लोग ने अपना विद्रोह समाप्त कर दिया। विद्रोह समाप्त करने के बाद क्या हुआ, अशोक ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उसके बाद उसका खौफ ही बहुत था। इस समय देखिए, इतना महान अशोक सम्राट शासक था कि वो जो समय था उस समय ब्राह्मण और जैन, जिस तरह इस समय देखिए मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं भारत में, उस समय क्या होता था, ब्राह्मण लोग और जैन और उधर बौद्ध सब आपस में लड़ते थे। जब इसने अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो और ही लड़ने के लिए उतावले हो गए कि अब तो बौद्धिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, शेर का दहाड़ ही काफ़ी होता है। तो इस दहाड़ को उसने बरकरार रखा और कोई भी इसके सामने आ नहीं पाया। ये आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेख में अशोक ने कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है, तो 13वें अभिलेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है। ये आप याद रखेंगे। देखिए, मौर्य काल में जो शासन होता था 3 भागों में होता था। नाभिकीय क्षेत्र मतलब राजधानी, आप आधुनिक समय में देखिए दिल्ली जो है वो नाभिकीय क्षेत्र। फिर मुख्य भाग मतलब नाभिक के आसपास, यानी जो राजधानी के आसपास एनसीआर वाले क्षेत्र। और फिर उसके बाद दूर दराज, जो मतलब राजधानी से दूर वाले क्षेत्र हो जाते थे, ये दूर दराज। उस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। ऐसा नहीं था कि मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था। भाषा क्या थी, पहले संस्कृत थी, फिर उसके बाद प्राकृत हुई, क्योंकि जो इनके बिंदुसार हुए थे उन्होंने क्या किया था, जैन धर्म के द्वारा अपने प्राण को त्यागा था। और उस बिंदुसार नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने प्राकृत। तो उस समय क्या, प्राकृत का। फिर उसके बाद अशोक जब आए, अशोक आए तो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और पाली भाषा में बौद्ध जो थे उपदेश थे, इन्होंने राजकीय भाषा ही घोषित कर दिया। पाली भाषा को राजकीय भाषा किसने घोषित किया था, अशोक ने। अशोक के काल में, मौर्य शासन काल में, अशोक के शासन काल में ये राजकीय भाषा थी। अब देखिए, कुछ अधिकारी होते हैं जो होते थे धर्मस्थ। ये क्या होते थे, दीवानी के जो छोटे मोटे मामले होते थे, वैसे लड़ाई वगैरह ये देखते थे, धर्मस्थ। और सांधाता जो थे वो कोषाध्यक्ष थे। सांधाता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। और समाहर्ता जो थे वो भू स्वराज्य की असूली यानी करों की असूली ये करते थे। और प्रदेष्टा जो थे, प्रदेष्टा ये फौजदारी विभाग के मुखिया होते थे। ये 3 प्रदेष्टा और एक महंत मिलके क्या करते थे, फौजदारी के मामलों का सुनवाई करते थे या उनको सुलझाते थे। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ, अशोक का समय मतलब अशोक की मृत्यु हुई। फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हमने बताया था कुणाल था, वो बैठा। उसके बाद कुणाल के बाद संप्रीति हुई और उसके बाद बृहद्रथ आए। बृहद्रथ की हत्या जो है किसने की थी, शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। और देखिए क्यों हत्या की थी, उसके पीछे भी कारण है। उस जो पुष्यमित्र शुंग को वैदिक युग का, उसके शासन काल को क्या कहते हैं, वैदिक पुनर्जागरण काल, मतलब वैदिक काल में लौट गए थे लोग। ये उस समय जो था
वो हिंद यूनानी आते थे और बौद्ध मठों में जाके चले जाते थे और वो बौद्धिस्ट बन जाते थे, फिर उसके बाद उपद्रव करते थे, विद्रोह। तो ये पुष्यमित्र शुंग जो था वो बार बार बृहद्रथ से कहे कि आप क्यों नहीं कुछ इनके प्रति काम करते हैं, यानी इनको यहाँ से भगाते हैं हिंद यूनानी के। लेकिन बृहद्रथ कहे नहीं, हम धम्म की नीति अपनाए हुए हैं, हमारे जो बाबा दादा थे वो धम्म की, शांति की नीति अपनाए हुए थे, हम युद्ध नहीं करेंगे। इसको गुस्सा लगा, उसने सोचा कि भारत का आगे चलकर क्या होगा, ये लोग बौद्धिस्ट में मिल जाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। तलवार उठाया और मारा, 2 धड़ हो गए बृहद्रथ के। तो जब बृहद्रथ की मृत्यु हो गई, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग आए। इनको बौद्धिस्ट का कट्टर बौद्धिस्ट के नाम से जाना जाता है और ये स्थापना किए शुंग वंश का। शुंग वंश की स्थापना किए और बृहद्रथ की हत्या करके राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश को बनाया। राजधानी किसको बनाया? विदिशा को। और भाषा क्या है? संस्कृत। इन्होंने धर्म को फिर से कहा जाता है कि बौद्ध, ये पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूप को तुड़वा दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, हो सकता है कुछ कम ही तुड़वाए थे, क्योंकि सांची का जो स्तूप है उसको दुगना कराने का श्रेय जो है पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है, इस अशोक के स्तूप को। अगर ऐसा होता तो फिर मतलब तुड़वाए होंगे, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा नहीं। और इसके काल को क्या वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ जो कि राज्य विस्तार कराने के दृश्य से होते थे। इसकी जो है, इस यज्ञ की अध्यक्षता या इससे किसने कराया था? तो पतंजलि ने इसको कराया था। ये देखिए, पतंजलि के 2 पुस्तकें हैं, योग शास्त्र और महाभाष्य। योग शास्त्र इनकी किताब है और महाभाष्य जो पुस्तक है, इसमें जो है, इसके बारे में हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, इनकी बुकों के बारे में, ठीक है। और इनके उत्तराधिकारी जो पुष्यमित्र शुंग के हुए वो अग्निमित्र हुए। अग्निमित्र ने चंदेली या कलचेरी की अभियान किया। इसका अभियान किया, ये कहाँ है? ये वही है कलिंग में। तो इनका जब अभियान किया इन्होंने, तो ये अभियान सफल रहा। और ये चंदेरी का जब, या कलचेरी के जो अभियान किए, उसके ये कहाँ है? उड़ीसा में। अगर बात किया जाए चंदेरी के संस्थापक कौन थे, तो महामेघवाहन जो थे ये संस्थापक थे। और इसके खरवेल जो थे प्रतापी, सब इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? खरवेल थे। खरवेल ने हाथी गुफा जारी कराया। हाथी गुफा से हमको 2 जानकारियां मिलती हैं कलिंग प्रशासन की। कलिंग में कैसे जो है शासन प्रशासन होता था, और भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है हमको? हाथी गुफा से। देखिए, इनके बाद उत्तराधिकारी जो हुए पुष्यमित्र शुंग के, तो पहले अग्निमित्र हुए, फिर यज्ञसेन हुए, फिर यज्ञसेन से अग्निमित्र की जो है क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इनकी बहन का नाम मल्लिका था। इसी पर कालिदास ने एक रचना भी लिखी है, मल्लिका अग्नियत्रम ऐसे करके। और जो इस शुंग वंश का अंतिम शासक था वो देवभूति था। देवभूति अंतिम शासक हो जाता है इस वंश का, शुंग वंश का। हम एक साइड में हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब हम ऐसे स्लाइड बना के आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्लाइड वाला ये वीडियो कैसा है, ज़रूर इसके बारे में अपनी राय दें। थैंक यू।